फिल्म शुरू होती है उदय भानु नाम के इस रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर से। रिटायरमेंट के बाद अब उदय भानु अपने करियर की सच्ची आपराधिक कहानियों को लोगों के साथ एक न्यूज चैनल पर शेयर करते हैं और उनका ये शो लोगों को काफी पसंद भी आ रहा है। रोज लाखों की गिनती में लोग उनका ये शो देखते हैं। लेकिन कहानी तब मोड़ लेती है जब एक दिन न्यूज चैनल की रिपोर्टर उदय भानु से रिक्वेस्ट करती है कि आज वो चेपनमट्ठा केस के बारे में बात करें। इस केस का नाम सुनते ही उदय भानु के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं और वो इस केस की बात करने से साफ तौर पे मना कर देता है। लेकिन रिपोर्टर के बार बार रिक्वेस्ट करने पे उदय भानु एक शर्त पे इस मुद्दे पे बात करने के लिए तैयार हो जाता है। वो कहते हैं कि इस एपिसोड की वीडियो सबसे पहले मैं ही देखूंगा और मैं जो भी कट करने को या डिलीट करने को कहूँ वो बिना सवाल जवाब किए डिलीट हो जाने चाहिए। रिपोर्टर उनकी ये शर्त मान लेती है और उदय भानु कैमरे पे चेपनमट्ठा केस के बारे में बताना शुरू करता है। केस की कहानी शुरू होती है और उदय कहता है कि ये केस दो पुलिस वालों के इर्द गिर्द घूमता है। ये दोनों एक ही पुलिस स्टेशन में काम कर रहे थे और मेरे भी काफी करीब थे, लेकिन कहीं ना कहीं इस केस में भी कुछ ऐसी गड़बड़े हो गई जिसके कारण मुझे भी रिटायरमेंट लेना पड़ गया। इतना कह के उदय भानु केस की कहानी शुरू करता है। कार्तिक नाम का ये पुलिस ऑफिसर अभी अभी चेपनमट्ठा के पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर होके आया है। कार्तिक एक ईमानदार और होनहार पुलिस वाला है जो अपने काम के साथ कभी भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता और गर्म खून होने के कारण वह कई बार इसी वजह से मुश्किलों में भी पड़ चुका है। यही कारण है कि कार्तिक के आए दिन ट्रांसफर होते ही रहते हैं और चेपनमट्ठा उसके पुलिस करियर का 5वां ट्रांसफर है। और इस कहानी का दूसरा पुलिस ऑफिसर है सीनियर इंस्पेक्टर जयशंकर। जयशंकर उसी पुलिस स्टेशन में सीनियर ऑफिसर है और जयशंकर के असूल भी बिल्कुल कार्तिक जैसे ही हैं। जयशंकर को भी अपने काम में किसी तरह की बेईमानी पसंद नहीं है और इसी के कारण उसका भी आए दिन किसी न किसी से झगड़ा होता ही रहता है। उदय भानु कहता है कि दरअसल कुछ समय पहले जयशंकर की पत्नी पे एक जानलेवा हमला हुआ था। इस हमले को अंजाम जोशी नाम के एक हत्यारे ने दिया था और जब जोशी से पूछताछ की गई तो जोशी ने बताया कि उसने गलती से गलत इंसान पे हमला कर दिया। उसका टारगेट जयशंकर की पत्नी बिल्कुल नहीं थी, लेकिन इसकी वजह से उसकी पत्नी सुनीता को वापस चलने फिरने के लिए 2.5 साल लग गए और इस घटना ने जयशंकर को काफी हद तक बदल के रख दिया। अब कार्तिक की पोस्टिंग इस घटना के काफी समय बाद हुई थी, इसलिए कार्तिक को कोई आइडिया नहीं कि जयशंकर और उसकी पत्नी के साथ क्या क्या हुआ है। इसी बीच कहानी में एक इंटरेस्टिंग मोड़ तब आता है जब कार्तिक मनुदास नाम के क्रिमिनल को पुलिस स्टेशन से रिहा कर देता है। मनुदास को पुलिस ने अटेम्प्टेड मर्डर के जुर्म में अरेस्ट किया था, लेकिन मनुदास कार्तिक से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज उसे छोड़ दिया जाए क्योंकि उसने जो भी किया वो सेल्फ डिफेंस में किया। मनु कार्तिक को कहता है कि सर प्लीज मेरी मदद कीजिए, कल मेरी शादी है और अगर मेरे ससुराल वालों को पता चल गया कि मैं जेल में हूँ तो वो ये शादी तोड़ देंगे। कार्तिक को मनु की कहानी सच्ची लगती है और वो उसे पुलिस स्टेशन से रिहा कर देता है। लेकिन जब जयशंकर को ये बात पता चलती है तो वो कार्तिक पे आग बबूला हो जाता है। पूरे पुलिस स्टेशन के सामने कार्तिक पे जोर जोर से चिल्ला के वो कार्तिक की बेइज्जती करता है। जवाब में कार्तिक भी 2 बातें सुनाता है और इसी घटना के बाद दोनों के रिश्तों में खटास आ जाती है। लेकिन जयशंकर मनु को पुलिस स्टेशन के बाहर ज्यादा समय तक नहीं रहने देता। वो तुरंत उसके घर पहुंचता है और वहां से उठा के मनु को पुलिस स्टेशन ले आता है। वहां से मनु को जेल भेज दिया जाता है और इन सब के कारण उसकी शादी भी टूट जाती है। इसी बीच कहानी में रम्या की एंट्री होती है। रम्या उसी जोशी की पत्नी है जिसने जयशंकर की पत्नी पे हमला किया था। रम्या रोज पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाती है और जयशंकर से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज उसके पति को छोड़ दे, लेकिन जयशंकर पे रम्या के आंसुओं का कोई असर नहीं। वो कानून का हवाला देके हमेशा रम्या को पुलिस स्टेशन से भगा देता है। इन सबके कुछ महीनों बाद चेपनमट्ठा के एक मशहूर त्योहार की तैयारियां शुरू होती हैं। पूरा गांव इस त्योहार को धूमधाम से मनाने में लगा है और इस त्योहार की सुरक्षा की जिम्मेदारी कार्तिक और उसके साथ के बाकी पुलिस वालों की है। रात को कार्तिक ड्यूटी पे है और अचानक उसे उदय भानु फोन करके जयशंकर के घर बुलाता है। उदय भानु कोशिश करता है कि इस त्योहार के शुभ अवसर पे जयशंकर और कार्तिक में सुलह करा दी जाए, पर उसका ये सोचना गलत साबित हो जाता है क्योंकि उस दिन सुलह की बजाय दोनों में तू मैं हो जाती है। कार्तिक गुस्से में जयशंकर के घर से निकल जाता है और अगली सुबह जयशंकर जब छत पे वापस साफ सफाई करने आता है तो उसे वहाँ पे एक लाश मिलती है। ये लाश किसी और की नहीं बल्कि रम्या की है। ऐसे घर की छत पे बोरी में पड़ी एक लाश को देख के जयशंकर घबरा जाता है। पुलिस को इस बात की खबर पहुंचाई जाती है और सारा पुलिस स्टेशन जयशंकर के घर इकट्ठा हो जाता है। मौका वारदात पे पहुंच के कार्तिक अपनी पुलिस टीम के साथ वहां सबूत इकट्ठा करने में जुट जाता है, लेकिन सबूत तो दूर
की बात उन्हें वहाँ खून की एक बूंद भी नहीं मिलती, जिससे पुलिस वाले ये अनुमान लगाते हैं कि रम्या का खून किसी और जगह पे हुआ है और उसकी बॉडी को यहाँ जयशंकर की छत पे प्लांट कर दिया गया है। लेकिन जितनी सफाई से ये खून किया गया है उससे ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि ये काम किसी प्रोफेशनल का है। रम्या की लाश मिलने के एक हफ्ते बाद जयशंकर को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। कोर्ट में वकील जयशंकर पे इल्जाम लगाते हैं कि उसका और रम्या का अफेयर चल रहा था, क्योंकि रम्या का पति जोशी जयशंकर की हिरासत में था और उसे छोड़ने के बदले जयशंकर उससे शारीरिक फायदे उठाता था। और जब उसे शक हुआ कि उसका ये कारनामा बाहर पब्लिक को पता चल सकता है तो उसने इस बात को छुपाने के लिए रम्या का खून कर दिया। रम्या के खून के साथ साथ उसने रम्या की 7 साल की बेटी को भी किडनैप कर लिया है, जिसका रम्या के खून के बाद कोई अता पता नहीं। अब पुलिस के पास ना ही कोई गवाह है, ना ही कोई सबूत, ना ही उनके पास असली खूनी का कोई नामो निशान। इसलिए सरकार और मीडिया के प्रेशर में आके उन्हें जयशंकर को अरेस्ट करना ही पड़ता है। जयशंकर को जेल भेज दिया जाता है, लेकिन जेल में जोशी अपनी पत्नी के खून का बदला लेने के लिए जयशंकर पे जानलेवा हमला कर देता है और दूसरी तरफ इस केस की इन्वेस्टिगेशन कार्तिक को सौंप दी जाती है। कार्तिक बिना समय बर्बाद किए इस केस की ईमानदारी से तहकीकात करने में जुट जाता है। रम्या के पड़ोसियों से बात करने पे कार्तिक को पता चलता है कि जयशंकर के अलावा भी रम्या किसी और पुलिस ऑफिसर के टच में थी। फिर जेल में कार्तिक जोशी से पूछताछ करने पहुंचता है। जोशी उसे बताता है जिस दिन रम्या की मौत हुई उससे एक दिन पहले वो जयशंकर से मिलने गई थी। पहली बार तो हमेशा की तरह जयशंकर ने उसे डांट के भगा दिया, लेकिन फिर आधे घंटे बाद उन्होंने खुद ही एक ऑटो वाले को भेज के रम्या को अपने घर बुलाया था। जोशी बोलता है कि रम्या ने मुझे फोन पे उस ऑटो वाले ड्राइवर का नाम सिंटो बताया था। और तब कार्तिक को एहसास होता है कि पुलिस की पहली इन्वेस्टिगेशन में उदय भानु ने सिंटो नाम का कभी जिक्र नहीं किया। अब जेल में हुए हमले के बाद जयशंकर की तबीयत खराब हो जाती है और जज साहब उसे 18 दिन की बेल दे के घर भेज देते हैं। जयशंकर डिसाइड करता है कि ये 18 दिनों का इस्तेमाल वो अपने पे लगे इस खून के इल्जाम को हटाने में करेगा और अपने तरफ से वो इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। इसी बीच पुलिस क्राइम सीन से अल्पन नाम के एक आदमी को पकड़ती है। पूछताछ के समय पुलिस स्टेशन में अल्पन बताता है कि सर, मैं एक नॉवल राइटर हूँ और इस केस की कहानी पे एक फिल्म बनाना चाहता हूँ और केस के बारे में कुछ चीजें पता करने के लिए ही मैं मौका वारदात पे गया था। अब इस केस से जुड़े होने के कारण अल्पन को लगता है कि इस मर्डर के पीछे जयशंकर की पत्नी का हाथ है। कार्तिक के पूछने पे वो उसे बताता है कि सुनीता को पता चल गया था कि रम्या और उसके पति में चक्कर चल रहा है, इसीलिए सुनीता ने उसका काम तमाम कर दिया। लेकिन कार्तिक को इस नॉवल राइटर की सारी बातें बकवास लग रही हैं। वो उस पर बिना ध्यान दिए उसे पुलिस स्टेशन से भगा देता है। इस सब अफरा तफरी के बीच एक अजीब सी घटना होती है। कोई आदमी जयशंकर के घर पे घुस के उसकी बाइक को आग लगा देता है। कार्तिक को जब ये खबर मिलती है तो वो तुरंत जयशंकर के घर इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुंचता है और वहाँ कार्तिक को जयशंकर के गेट पे मनुदास की शादी का कार्ड चिपका हुआ मिलता है। अगर आपको याद हो तो मनुदास वही आदमी है जिसकी वजह से जयशंकर और कार्तिक में लड़ाई हुई थी। अब इस बारे में पूछताछ करने के लिए कार्तिक मनुदास के पास पहुंचता है। मनुदास को अपने बिजनेस पार्टनर विनायकन पे शक है, क्योंकि उसे लगता है विनायकन इकलौता ऐसा आदमी है जो उसे फंसा के उसका सारा बिजनेस हड़पना चाहता है। लेकिन विनायकन पिटाड़ी नाम के दूसरे शहर में रहता है, जिसका पता लगाने के लिए कार्तिक उसी शहर के एक लोकल पुलिस ऑफिसर बेनी की मदद लेता है। विनायकन का एड्रेस मिलने पे कार्तिक लोकल पुलिस के साथ उससे पूछताछ करने पहुंचता है। विनायकन से पूछताछ करने पे कार्तिक को उस पे कोई शक नहीं हो रहा, क्योंकि उसकी बातें सुन के किसी न किसी हद तक कार्तिक को यकीन हो चुका है कि ये सच बोल रहा है। लेकिन उस शहर के एक लोकल पुलिस वाले से कार्तिक को इस केस के बारे में बहुत बड़ा सुराग मिलता है। वो पुलिस वाला कार्तिक को बताता है कि कुछ साल पहले जयशंकर की पोस्टिंग इसी शहर में थी और उसी दौरान उन पे एक चाकू से हमला भी हुआ था और इस हमलावर का नाम सिंटो था। सिंटो का नाम सुन के कार्तिक के कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि अगर आपको याद हो तो सिंटो वही ऑटो ड्राइवर था जो रम्या को जयशंकर के घर लेके गया था। वहाँ से कार्तिक का दिमाग घूमता है और वो इन पुलिस वालों से उस केस के बारे में और जानकारी लेता है। पुलिस वाले बताते हैं कि ये कुछ साल पुराना केस था और इसमें हमारे पुलिस स्टेशन के एएसआई शिवदासन का बेटा भी इन्वॉल्व था। दरअसल सिंटो और उसके कुछ दोस्त शिवदासन के बेटे अरुण के भी दोस्त थे और मौका वारदात पे ये सब लोग और अरुण की गर्लफ्रेंड भी मौजूद थी। पुलिस वाले कार्तिक को सलाह देते हैं कि वो शिवदासन के घर जाके शिवदासन से पूछताछ कर सकता है, क्योंकि वो उन्हें ज्यादा
अच्छा बता पाएगा। कार्तिक तुरंत शिवदासन से मिलने उसके घर पहुंचता है और वहां शिवदासन कार्तिक को सारा मामला समझाता है। दरअसल उस दिन शिवदासन का बेटा अरुण अपनी गर्लफ्रेंड और कुछ दोस्तों के साथ नदी के किनारे पार्टी कर रहा था और तभी पेट्रोलिंग पे आए दो पुलिस वालों ने अरुण की गर्लफ्रेंड पे कुछ गलत कमेंट कर दिया, जिससे सिंटो को गुस्सा आ गया और उसने उस पुलिस वाले पे हमला कर दिया। थोड़ी देर बाद उन पुलिस वालों को ढूंढते ढूंढते इंस्पेक्टर जयशंकर भी वहां पहुंच गए। उस पुलिस वाले की इतनी बुरी हालत देख के जयशंकर को गुस्सा आ गया और वहां से मामला बिगड़ गया। जयशंकर सिंटो और अरुण को पुलिस स्टेशन ले आते हैं और उनकी अच्छी तरह धुलाई करते हैं। अब क्योंकि अरुण शिवदासन का बेटा है और एक पुलिस वाला है, इसलिए शिवदासन की रिक्वेस्ट पे वो शिवदासन के बेटे और उसकी गर्लफ्रेंड को वहां से बिना केस रजिस्टर किए जाने देते हैं। शिवदासन कहता है, उस मामले के बाद मैंने अपने बेटे को सिंटो से दूर कर दिया। उसने बैंगलोर से अपनी पढ़ाई खत्म की और फिर उसको स्कॉटलैंड में एक नौकरी मिल गई और वो अभी अपना जीवन काफी अच्छी तरह से स्कॉटलैंड में बिता रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जयशंकर का सारा दिमाग इस केस की इन्वेस्टिगेशन में लगा हुआ है। बहुत सोचने के बाद जयशंकर को एहसास होता है कि हो न हो किलर कोई उसके नजदीक वाला ही है, कोई ऐसा शख्स जो उसके घर के आसपास बिना शक के दायरे में आए घूम फिर सके। उसका ध्यान अपने घर में काम कर रहे साजीवन नाम के प्लम्बर पे जाता है, क्योंकि जिस दिन उसके घर से रम्या की लाश मिली उस दिन सुबह सुबह साजीवन उसके घर पे काम भी कर रहा था। और जब साजीवन से पूछताछ होती है तो साजीवन घबरा जाता है। वो मान जाता है कि उसने ही सिंटो को घर के अंदर आने के लिए चाबी दी थी। दूसरी तरफ कार्तिक की इन्वेस्टिगेशन भी जोरों शोरों से चल रही है। वो सिंटो की लोकेशन का पता लगा लेता है, लेकिन सिंटो के घर छापा मारने पे उसे पता चलता है कि सिंटो को ढूंढने एसआई जयशंकर और उसका एक साथी आया था, जिन पर सिंटो ने हमला कर दिया और वहां से वो भाग गया। लेकिन इसके कुछ ही देर बाद कार्तिक के घर के बाहर सिंटो की लाश एक डब्बे में बंद मिलती है और एन उसी मौके पे जयशंकर भी कार्तिक के घर पहुंच जाता है। जयशंकर और फिर सिंटो की लाश को अपने घर के बाहर देख कार्तिक को समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये मामला सुलझने की बजाय और उलझता क्यों जा रहा है। जयशंकर कार्तिक को समझाता है कि हम दोनों को कोई इस केस में फंसाना चाहता है। वो कहता है कि मुझे एक अनजान नंबर से कॉल आई थी और मुझे बताया गया था कि सिंटो तुम्हारे घर है, लेकिन तुम्हारे घर पहुंचने पे मुझे सिंटो नहीं बल्कि सिंटो की लाश मिली, जिसका साफ मतलब ये है कि हम केस सॉल्व करने के काफी करीब खड़े हैं और किलर हम दोनों को सिंटो के मर्डर में फंसा के इस केस से दूर करना चाहता है। अब कार्तिक और जयशंकर डिसाइड करते हैं कि वो दोनों मिलके इस खूनी का पता लगा के ही रहेंगे। वो दोनों इस केस से जुड़े हर एक व्यक्ति की अच्छी तरह जांच करने में लगते हैं और इसी जांच पड़ताल के दौरान उन्हें एक बहुत अजीब सी चीज का पता चलता है। पासपोर्ट ऑफिस से उनको खबर मिलती है कि सिंटो का दोस्त अरुण, जो कि उस पुलिस वाले का बेटा था, वो कभी इंडिया से बाहर गया ही नहीं। ये खबर जयशंकर और कार्तिक के लिए हैरान कर देने वाली इसलिए है क्योंकि अरुण के पिता शिवदासन ने कार्तिक को बताया था कि कार्तिक अभी स्कॉटलैंड में रहता है। बिना टाइम बर्बाद किए दोनों शिवदासन के घर पहुंचते हैं, क्योंकि उनके शक की सुई अभी शिवदासन के बेटे अरुण शिवदासन पे आ चुकी है। शिवदासन के घर पहुंच के वो उनसे अरुण के बारे में पूछताछ करने लग जाते हैं। शुरुआत में शिवदासन काफी अच्छी एक्टिंग करता है, वो सच छुपाने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन थोड़ी देर में ही उसका असली चेहरा सामने आ जाता है और एक छोटा फ्लैशबैक शुरू होता है। दरअसल उस दिन सिंटो और अरुण को पुलिस स्टेशन में लाने के बाद जयशंकर उनकी काफी अच्छी तरह धुलाई करता है। शिवदासन भी उस दिन पुलिस स्टेशन में ही मौजूद है और अपने बेटे को इतनी बुरी तरह मार खाता देख उसे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन पुलिस स्टेशन में अपनी गर्लफ्रेंड के सामने मार खाना अरुण बर्दाश्त नहीं कर पाता और शर्म के मारे अपने घर पे सुसाइड कर लेता है और अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए शिवदासन ने ये सारा खेल रचा था। उसने किसी को नहीं बताया कि उसके बेटे अरुण की मौत हो चुकी है और चुपचाप ही इस बदले की प्लानिंग में लग गया। उसने ये बदला काफी साल पहले ही शुरू कर दिया था। तो अगर आपको याद हो कि रम्या के पति जोशी ने जयशंकर की पत्नी पे जो हमला किया था, वो हमला शिवदासन ने ही करवाया था। और हमला करने के बाद जोशी शिवदासन को और पैसों के लिए ब्लैकमेल करने लग गया था और इसीलिए उसने ये बात अपनी पत्नी रम्या को भी बता दी। अब शिवदासन को डर था कि उसका ये प्लान रम्या की वजह से बाहर आ सकता है, इसलिए उसका रम्या को अपने रास्ते से हटाना बहुत जरूरी हो गया था। पहले उसने सिंटो के साथ मिलकर रम्या को खत्म किया और फिर जयशंकर को फंसाने के लिए उसकी लाश जयशंकर के घर पे रख दी। तो अब आप सोच रहे होंगे कि अगर सिंटो उसके प्लान का पार्ट था तो फिर सिंटो का मर्डर क्यों किया। दरअसल जोशी की तरह सिंटो भी उसे पैसों के लिए ब्लैकमेल करने लग गया था और एक बार फिर से शिवदासन ने सिंटो को मारने के बाद जयशंकर और कार्तिक दोनों को उसके मर्डर के केस में फंसाने की कोशिश की। अब इस रात से पर्दा उठने के बाद शिवदासन को अरेस्ट कर लिया जाता है। अब कहानी फ्लैशबैक से बाहर निकल आती है। उदय भानु अपनी कहानी न्यूज चैनल पे सुना चुका है और ये कहानी आज के दिन न्यूज
न्यूज चैनल वाले टीवी पे रिलीज कर चुके हैं। और फिर हमें दिखाई देती है टीवी पे चलती ये कहानी और उसके सामने उदय भानु की लाश। अब आप सोच रहे होंगे कि उदय भानु को किसने मार दिया। तो दरअसल कहानी के एक सेगमेंट में उदय भानु बोलता है कि इस केस से जुड़े हुए और भी लोगों का नाम मैं अगले एपिसोड में जाहिर करूंगा, लेकिन इससे पहले कि अगला एपिसोड रिलीज हो पाता उदय भानु का किसी ने खून कर दिया है। अब उसके खून की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए विजय शंकर और कार्तिक मौका वारदात पे आते हैं। इसी के साथ हमारी ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। अब डायरेक्टर ने ये कहानी इस मोड पे खत्म कर दी, जिसका मतलब ये है कि इस कहानी का अगला पार्ट भी आने वाला है, जिसमें हमें उदय भानु के मर्डर की इन्वेस्टिगेशन देखने को मिलेगी।